नमस्कार दोस्तों, भास्कर सी टी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस कंटेंट के निचोड़ का भाव लेकर के आया हूँ। निचोड़ पूरी तरह से निचोड़ लेकर के आया हूँ, जो कि ईवीएस कंटेंट में 15 नंबर का जो कंटेंट पूछे जाते हैं उन्हीं सभी में कुछ निचोड़ लेकर के आया हूँ। तो आप कृपया ध्यान से देखें। सेशन लंबा होने वाला है क्योंकि लगातार मैं बहुत सारे चीज़ों के बारे में जिक्र करूँगा और इस सेशन में लगातार बने रहें ताकि आप 15 नंबर में कम से कम 12 नंबर स्कोर कर सके। कम से कम की गारंटी देते हैं कि 12 नंबर आप ज़रूर स्कोर करेंगे। कब? यदि जब आप मेरे वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक से समझें, देखें, बिना स्किप करे देखें। चलिए बढ़ते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले रेड डाटा के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि रेड डाटा बुक होता क्या है। विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ, यानी कि इससे पहले क्या कहते थे, IUCN और IUCNR CNR के नाम से जाना जाता था। विश्व संरक्षण संघ यह थे। रेड डाटा बुक में वैसे जीवों को शामिल किया जाता है जो कि संकट में होते हैं, जो कि संकट में हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। जो विलुप्त होने के कगार पर होते वैसे प्राणियों को रेड डाटा बुक के अंतर्गत रखा जाता है। इससे भी जो भी चीज़ हम बताने जा रहे हैं सभी के सभी एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। आप एक एक लाइन को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। संकट जैसे बता रहे कि संकट में जो अभी जो जानवर हैं, अभी विलुप्त के कगार पर जो जानवर हैं, उन्हें रेड डाटा बुक के अंतर्गत कंजर्वेशन किया जाता है। एक यूनियन बनाया गया, एक संघ बनाया गया है, विश्व भर में एक संघ बनाया गया है जिसमें संरक्षण की जाती है। आगे देखते हैं, IUCN का पूरा जो नाम है, IUCN का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर होता है। IUCN एक सूची जारी करता है जिससे रेड डाटा बुक कहते हैं, है ना, और के नाम से, इस नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होता है कि संकटापन जो जीव है, जैसे अभी उन्होंने बताया कि जो संकट में जीव हैं, जो खत्म विलुप्त होने के कगार पर है, उन प्रजातियों को या उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही है। यानी कि वैसे जानवरों के बारे में इसमें जिक्र करते हैं। रेड डाटा बुक वैसे जानवरों का संग्रह होता है जो कि विलुप्त के कगार पर है, विलोपन के खतरे से गुजर रहे हैं। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेन जाति भी कहते हैं। थ्रेटेन जाति के नाम से भी जाना जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि थ्रेटेन जाति के नाम से भी इसको संज्ञा दी गई है। कह रहा है कि IUCN के 3 वर्ग संकटापन के 3 संकटापन है, शुभोदय है या दुर्लभ है। जैसे कि IUCN के 3 वर्ग में बांटे गए हैं। एक क्या है, संकटापन, जो संकट के कगार पर है। शुभोदय कहने का मतलब कि वल्नरेबल है। और दुर्लभ यानी कि रेयर, बहुत कम जगहों पर आपको देखने को वैसे प्रजातियां मिलेंगी, उन्हें थ्रेटेन जातियों के अंतर्गत रखे जाते हैं या फिर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो मेरा रहेगा जानवरों के बारे में। जानवरों के बारे में बहुत सारे जानवर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं जानवरों से विशेष जुड़ी बातें। क्या क्या जानवरों से जुड़ी बातें होते हैं। जानवरों के खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। देखेंगे कि किसी किसी जानवरों के, जैसे चीते के जानवर पर इस तरह का जो शेप बने होते हैं, तो ये जो शेप बना होता है उनकी चमड़ी नहीं, ये चमड़ी नहीं होती है, बल्कि उनके जो ऊपर जो फर होते हैं यानी कि बाल यानी रोए होते हैं, तो बाल के रंग के कारण वैसा डिजाइन पाए जाते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है कि जो डिजाइन बने होते हैं जानवरों के शरीर पर वो किसके कारण, तो उनके बाल के रंग के कारण होते हैं। दिन में जागने वाले जानवर
आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। जो भी दिन में जागने वाले जानवर होते हैं आमतौर पर कुछ ही रंग को देख पाते हैं, और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली दिखाई देते हैं। जो भी जानवर रात में जागते हैं वो हर चीज़ को सिर्फ सफ़ेद और काली ही देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट दिखाई पड़ता है। कौन? तो रात में जागने वाले जानवरों को। कहा जा रहा है कि बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली, जिसे शीत निद्रा हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीत निद्रा में चले जाना। तो शीत निद्रा में चले जाना वैसे जो जीव जंतु होते हैं जो काफ़ी लंबे समय के लिए विलुप्त हो जाते हैं, आपको आसपास नहीं दिखाई पड़ेंगे। जैसे आप लोग छिपकली को देखे होंगे। छिपकली एक खास मौसम में क्या होती है कि छिपकलियाँ गायब हो जाती हैं और काफ़ी लंबे अरसे के लिए वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। पुनः फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद वह पुनः दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे इन्हें बोला जाता है कि लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? शीत निद्रा के भी नाम से जानते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाली है। जैसे कहा जाता है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ तूफान जो आते हैं या फिर भूकंप आते हैं, इनकी आहट पहले ही हो जाती है। जैसे कि भूकंप आने से पहले सबसे पहले किनको आहट हो जाती है? तो भूकंप जब आती है आने से पहले पक्षियों की आहट हो जाती है। पक्षियाँ क्या होती हैं? उड़ने लगती हैं। पक्षियों को सबसे पहले आहट हो जाती है। तो बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको पहले ही आहट हो जाती है कि क्या कुछ होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने, महसूस करने की शक्ति होती है। जानवरों में भी सूंघने की शक्ति होती है, महसूस फील किया जाता है, देखते हैं। ये सारी चीज़ तो जानवर में भी होते हैं। और मनुष्य भी एक क्या है? जानवर ही है। मनुष्य भी क्या है? एक जानवर के अंतर्गत आता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों अपनी पूरी भाषा है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी पूरी भाषा होती है। जैसे कुत्ता अगर बोल रहा है तो कुत्ते की भाषा को हम लोग नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि मानव के जो सुनने का जो डेसिबल होता है यह कितना से कितना होता है? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, HZ हर्ट्ज तक की डेसिबल की ध्वनि को ही सुन पाते हैं मानव। इससे कम या फिर इससे ज़्यादा, 20 से कम या 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज वाले ध्वनि को हम लोग सुन नहीं पाते हैं। कुत्ते जो बोलते हैं वो कुत्ते अपनी भाषा समझ पाते हैं। फिर जानवरों की एक अपनी खास भाषा होती है जो कि समझ पाते हैं। कुत्ते की जो भाषा है या फिर चमगादड़ जो बोलता है, तो इनकी क्या होती है कि 20,000 डेसिबल से 20,000 हर्ट्ज से जो ध्वनि इनके निकलती काफ़ी अधिक निकलती है, जिनको हम लोग सुन नहीं पाते हैं। वैसे भी नाम सुनेंगे कि 20,000 से हर्ट्ज वाले ज़्यादा ध्वनि को अपश्रव्य बोला जाता है। अपश्रव्य मतलब कि सुना नहीं जा सके, और अश्रव्य बोला जाता है 20 से हर्ट्ज से नीचे वाली ध्वनि को अवश्रव्य बोला जाता है। तो न हम लोग अपश्रव्य की ध्वनि को सुन पाते हैं, न अवश्रव्य की ध्वनि को सुन पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहे कि जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं वो क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। और एक बात बता दूं, जैसे बाहरी कान होने का मतलब कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं, जैसे छिपकली को आप देखेंगे तो कान के तौर पर सिर्फ हॉल होता है। कान के तौर पर सिर्फ क्या होते हैं? हॉल होते हैं। और कुछ ऐसे जानवर होते हैं छिपकली के सिर्फ हॉल होते हैं। अब जैसे ले लेते हैं, जैसे गाय हो गई, तो गाय के क्या होती है? या फिर मनुष्य हो गया, तो मनुष्य में बाहरी कान होते हैं। मनुष्य के बाहरी कान होते हैं, ऐसे बाहर की ओर स्ट्रक्चर निकला होता है, ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कान का, तो ये बाहरी कान माने जाते हैं। तो जिनके बाहरी कान होते हैं वह क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। और जिनके सिर्फ हॉल होते, छिद्र होते हैं, वो अंडे देने का काम करती हैं।
जैसे बहुत सारे पक्षी हैं जो अंडे देते हैं। एक ऐसा पक्षी है चमगादड़। चमगादड़ ऐसा पक्षी है जो कि क्या देती है, बच्चे देती है, क्योंकि देखेंगे चमगादड़ के बाहरी कान होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी तुरंत बताया कि जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। बाहरी कान नहीं होने का मतलब कि उनका क्या होते हैं, हॉल होते हैं, छिद्र होते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना, कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां। स्तनधारी जो जंतु होते हैं उनमें विशेषता क्या होती है, मुख्य विशेषता की अगर बात करें तो शरीर पर बाल होना, कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां पाई जाती हैं, मेलियन, इनकस और स्टेपस पाया जाता है। हम लोग जैसे जानते हैं कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपस होती है, कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी स्टेपस कहलाती है, और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर कहलाती है। यह फीमर कहाँ पाया जाता है, तो जांघ में पाया जाती है। जो जांघ की हड्डी होती है, जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर की, जिसे फीमर बोला जाता है, और कान में सबसे छोटी हड्डी स्टेपस बोला जाता है। तो मुख्य बात यहाँ पर कि कान में 3 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती हैं, मेलियन हड्डी, इनकस पाए जाते हैं और स्टेपस पाए जाते हैं। यकीन में तो स्तनधारियों में जो जन्म देते हैं, बच्चों का जन्म देते हैं, उनकी बात किया जा रहा है। कह रहा है कि यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं। जिनके बाहरी कान नहीं होते वह क्या देते हैं, अंडे देते हैं। बात करते हैं स्लॉथ के बारे में। देखिए दोस्तों, स्लॉथ के बारे में जो बात करने वाले हैं, सबसे आलसी जानवर। इससे आलसी जानवर और आपने कभी नहीं देखा होगा। अब जब सुनेंगे, हम जब बताएंगे तो पता चलेगा कि इससे ज़्यादा आलसी जानवर और कोई नहीं आलसी जानवर देखे होंगे। अगर बात किया जाए तो स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं। देखेंगे ये भालू की तरह दिखते हैं, इनके नाखून इतने ऐसे बड़े बड़े होते हैं। तो ये भालू की तरह दिखते हैं लेकिन भालू होते नहीं हैं। भालू की तरह दिखते हैं पर ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीबन 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। आराम से सोते हैं मतलब कि 17 घंटा सोते हैं। या सोने का टाइमिंग जो है 17 घंटा है। और 40 वर्ष अपने शरीर या सिर्फ 40 वर्ष में अपने जीवन में यह सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। कहने का मतलब है कि इनका जीवन काल 40 वर्ष का, 8 पेड़ घूमने का मतलब कि एक ही पेड़ पर यह 5 वर्षों तक निवास करते हैं। एक ही पेड़ पर 5 वर्षों तक निवास करते हैं। और ये खाते क्या है, तो उसी पेड़ के पत्तियों को खाते हैं, उसी पेड़ के पत्तियों को खाते हैं और उसी पर रहते हैं। मतलब कि एक पेड़ पर 5 वर्ष लगभग रहते हैं। इसी तरह से अपने जीवन काल में यानी कि 80 वर्ष के कालों में 8 पेड़ ही सिर्फ घूम पाते हैं। और मुख्य बात तो ये है कि ये सप्ताह में एक ही बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं और जिन पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। स्लॉथ के बारे में क्या क्या जानकारी देखिए आप। इनका जीवन काल 40 वर्षों का, अपने जीवन काल में 8 पेड़ बदलते हैं, लगभग एक पेड़ पर 5 वर्षों तक का निवास करते हैं, 17 घंटा सोते हैं और साथ ही साथ में यह सप्ताह में एक बार शौच के लिए नीचे उतरते हैं और उसी पेड़ के पत्तियों को खाते हैं। ये हुआ स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ भालू के जैसे दिखते पर भालू होते नहीं हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बाघ के बारे में जिक्र करते हैं। बाघ जो है कह रहा है कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ हमसे 6 गुना बेहतर देखने का मतलब कि जितना दूरी हम देख पाते हैं या मनुष्य देख पाते हैं उससे कहीं 6 गुना अधिक। अगर मान के चले 1 किलोमीटर की दूरी तक हम देख सकते हैं तो बाघ जो है
अपने आँखों से 6 किलोमीटर, 1 का 6 गुना 6 किलोमीटर तक की दूरी को यह देख पाता है। ये भी नोट करने वाली बात है, ध्यान से समझने वाली बात है कि बाघ जो है हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की जो मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे शिकार का सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ की मूछें जो हवा में कंपन होती है, उससे अनुमान लगा लेती है कि शिकार मेरा किस स्थिति में, किस दिशा की ओर है, और वह अंधेरे में रास्ता अपना ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके के बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। जैसे सेम कुत्ते की जैसे, कुत्ते भी क्या होते हैं कि जिस रास्ते से गुजरते हैं या जिस इलाके में रहते हैं, अपने मल मूत्र से वह से पहचान कर लेते हैं, या फिर दूसरे कुत्ते आते हैं उस इलाके में तो पहचान हो जाती है कि इस एरिए में जो है सो दूसरे इलाके के कुत्ते इंटर किए हैं। तो सेम बाघ में भी इसी तरह का होता है कि बाघ भी अपने मूत्र के गंध छोड़ते हैं विशेष एरिए में जो रहते हैं, और उनसे यह पहचान कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि बाघ अपने इलाके में मूत्र के गंध से छोड़ देते हैं और दूसरे बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेते हैं। और यही नहीं, बाघ अपने मौके के अनुसार क्या करते हैं, तो बाघ अपने मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलते रहता है। बाघ जो है से अपने मौके के अनुसार आवाज़ बदलते रहता है। ये काफ़ी अधिक पूछा गया है क्वेश्चन कि बाघ का गुराना कितने किलोमीटर दूर तक दिखाई पड़ता है। तो बाघ का गुराना 3 किलोमीटर की दूरी तक सुना जा सकता है। 3 किलोमीटर जब गरजता है, गुर्राता है, तो इसकी आवाज़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ती है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा भी घूम सकते हैं। जैसे बाघ के कान देखेंगे, इस प्रकार के कान होते हैं, और ये जो कान होते हैं ये काफ़ी अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि 360 मान के चले। तो ये अलग अलग दिशाओं में घूम करके और सभी दिशाओं से होने वाले आवाज़ को इकट्ठा करके पता कर लेते हैं। तो ये था बाघ के बारे में। और अगर एक और बात करें बाघ के बारे में, तो बाघ हवा में पत्तों के हिलने, ये बहुत ही खासियत बात होती है बाघों में कि बाघ जब हवा से पत्तों को हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर में तुरंत भाप लेते हैं। एक आइडिया पाया जाता है इन लोग के भीतर कि जो झाड़ी होती है वह झाड़ी हिलता है। हिलने के कारण 2 कारण हो सकते हैं, या तो हवा से हिलेगा या फिर कोई शिकार होगा वह हिलाएगा। तो बाघ इतना सेंसिटिव होते हैं कि झाड़ी जब हिलती है तो उसे पता कर लेते हैं कि यह हवा से हिल रही है या फिर कोई शिकार इसे हिला रहा है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हाथियों के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी को ठंडक मिलती है किसमें? कीचड़ों में। इसलिए ज़्यादातर कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, देखे होंगे लंबे लंबे पंखे जैसे कान होते हैं। इस तरह से जब हाथी जो कान का उपयोग कब करते हैं, तो हाथी जब इनके गर्मी लगते हैं तो हाथी अपने कानों को हिलाते हैं, जिससे हवे लगते हैं, पंखे के जैसे होते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम हो जाता है। मात्र 3 महीना के हाथी का वजन कितना हो जाता है? 200 केजी, या कभी कभी ऑप्शन में दे देता है 2 क्विंटल। क्या देता है? 2 क्विंटल का। तो दोस्तों 2 क्विंटल और 200 केजी सेम है, तो 200 केजी यानी कि 2 क्विंटल। कितने महीने का हाथी का? 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलो तक हो जाता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है।
एक जो बड़ा हाथी होता है वह दिन भर में कितना, तो लगभग 100 केजी पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है। अगर बात करें तो हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी कितने घंटा सोता है? 2 से 4 घंटा। स्लॉथ के बारे में कितना बताए थे? तो स्लॉथ सोता है 17 घंटा, वो भी पेड़ से उल्टे लटक कर सोता है। हाथी 2 से 4 घंटा सोते हैं। हाथी परेशानी में आने पर एक दूसरे को मदद करते हैं। कभी आप देखे होंगे यूट्यूब या डिस्कवरी चैनल जब देखते होंगे तो आप उसमें दिखाया जाएगा जंगली जानवरों के बारे में कि हाथी एक झुंड में रहते हैं। जैसे बता रहे हैं कि हाथी क्या होते हैं, 10 से 12 जो हाथी होते हैं। जैसे आप बताया कि इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे शामिल होते हैं। तो जब भी ये झुंड में चलते हैं तो कोई भी एक संकट में पड़ता है तो ऐसा नहीं कि सभी हाथी छोड़ करके चला जाए, यानी कि एकता की भावना काफ़ी अधिक होती है हाथियों में। हेल्प करते हैं, एक दूसरे को हेल्प काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो ये अपने झुंड में कितने रहते हैं? 10 से 12 हथनी होती है। हथनी कहने का मतलब, हाथियों के बारे में अगर बात करें तो अपने झुंड में 10 से 12 कितने रहते हैं? ये 10 से 12 हाथनी पाए जाते हैं और कुछ बच्चे इसमें शामिल होते हैं। 14 से 15 साल की एज में जो मेल वाला हाथी होता है, जो मेल वाला हाथी होता है वो क्या करता है? एक मिनट दोस्तों। हाथी अपने झुंड में 10 से 12 हथनी और उनके बच्चे होते हैं, और जो भी बच्चे होते हैं तो उसमें मेल प्लस फीमेल दोनों शामिल होते हैं। बच्चे मतलब कि मेल फीमेल। तो आप इसमें देखेंगे कि जब एज क्या हो जाता है 14 से 15 साल का, तो 14 से 15 साल के एज में क्या होता है कि मेल वाला हाथी जो होता है, वह जो मेल वाला हाथी होता है वह इस झुंड को छोड़ करके चला जाता है। यह बात गौर करेंगे, हाथी कितने घंटे सोते हैं? तो 2 से 4 घंटे सोते हैं। 3 माह के हाथी का वजन कितना होता है? तो 3 माह के हाथी का वजन 200 किलो तक हो जाता है। एक जो वयस्क हाथी होता है, बड़े हाथी होते हैं, वो जो कितने केजी पत्ते खाते हैं दिन भर में? तो 100 किलोग्राम पत्ते को खा जाती है। ये सभी बातें हैं हाथियों के बारे में जो कि आपको याद रखना है। कुछ और बात करें तो झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। जो भी बुजुर्ग हथनी होती है, वैसे भी घर में भी आप देखे होंगे कि एक बहुत बड़ा, यानी कि बृहद परिवार जो बोलते हैं, जिसे बड़ा परिवार बोलते हैं। बड़े परिवार में दादा दादी, नाना नानी, मामा और साथ में चाचा चाची और उनके बच्चे सभी शामिल होते हैं। तो उसमें देखे होंगे कि एक जो बड़ा फैमिली होता है उसमें सबसे हेड मुखिया कौन होते हैं? तो उस फैमिली में जो सबसे बूढ़े होते हैं, जो एजेड होते हैं। सेम उसी प्रकार से हाथियों में भी कंडीशन होता है कि सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वही झुंड की नेता होती है। इस झुंड में 10 से 12 हथनी, बाकी बच्चे जैसे बताए। 14 से 15 साल तक के हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़ करके चला जाता है। ये सभी बातें बता चुके हैं। लंगूर के बारे में जिक्र करते हैं। लंगूर क्या होते हैं? लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देख करके एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है कि उन्हें चौकन्ना करता है। लंगूर क्या करता है कि पेड़ के ऊंची ऊंची डालियों पर रहते हैं। देख रहे हैं, यह लंगूर है। लंगूर पेड़ के ऊंची ऊंची बंदर के जैसे दिखाई पड़ते हैं, और यह अपने आवाज़ निकालकर, जब खास संकट आती है तो उस समय आवाज़ निकाल करके अपने साथियों को क्या देता है? इन्फॉर्म करता है, संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं पड़ते। मगरमच्छ को देखेंगे तो मगरमच्छ के छोटे कान होते हैं, आसानी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। यानी कि जब छोटे कान होते हैं
यानी कि सॉरी कान कह रहे हैं, छोटे छेद होते हैं। कान की जगह पर क्या होता है? छेद। यानी कि मगरमच्छ क्या देते हैं? अंडे देते हैं या फिर बच्चे देते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि हमने बताया पीछे ही कि जिनके बाहरी कान है तो वही बच्चे देते हैं, बाद बाकी बाहरी कान नहीं तो वो क्या देंगे? अंडे देते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। छिपकली का भी हमने बोला यह शीत निद्रा में कभी कभी चले जाते हैं। बात करते हैं मछलियों के बारे में। तो मछलियों खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंग देती है, एक प्रकार का करंट निकालते हैं अपने शरीर से। एक प्रकार के क्या निकालते हैं ये लोग? करंट निकालते हैं। और ये अपने खतरों का चेतावनी जो है अन्य मछलियों को देते हैं। इसी तरह से अगर बात करें हम डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और दूसरे से बात करती है। डॉल्फिन बच्चे अगर बात करें हम डॉल्फिन की, तो सबसे यह जो है जानवरों में सबसे बुद्धिमान जानवर होता है डॉल्फिन। यह खारे पानी में नहीं पाया जाता, मीठे पानी में पाया जाता है। इसलिए आप सागर और समुद्रों में बहुत कम समय से देखेंगे, ज़्यादातर आपको गंगा में मिलेंगे। गंगा जो नदी है उसमें मिलते हैं देखने के लिए। तो मछलियों में एक खास बात होती है कि वह खतरों के चेतावनी के लिए एक दूसरे को क्या करते हैं? बिजली तरंगे देती हैं। डॉल्फिन भी एक अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और दूसरे से क्या करती हैं? बातें करती हैं। गिलहरी के बारे में देखते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों से काटने कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। एक बात बता दूं कि गिलहरी हो गए और गिलहरी के साथ साथ में आपको मिलेंगे चूहे। ये दोनों में सेम क्वालिटी पाए जाते हैं। गिलहरी के भी दांत बढ़ते रहते हैं और चूहे के भी दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। जैसे बोला जाता है ना कि चूहे कभी शांत नहीं रहते, कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं। तो कुतरने का कारण दोस्तों ये है कि इनकी दांतें जो हैं दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। बचपन में देखेंगे बच्चे का जब दांत निकलता है तो दांत जब बढ़ते हैं तो बच्चे क्या पसंद करते हैं? दांत काटते हैं ज़्यादा, दांत ज़्यादा चलाते हैं। किसी का अगर उंगली मुंह में देते हैं के बाद वह ज़्यादा ज़ोर से पकड़ते हैं, सरसराहट होती है। सेम उसी प्रकार से गिलहरी और चूहे में भी होती है, जिस वजह से ये लोग हमेशा कुछ न कुछ कुतरते रहते हैं। अगर मान के चले अगर न कुतरे तो कंडीशन क्या बनेगा कि इनके दांत बढ़ कर के ऐसे इस तरह से हो जाएंगे, कभी घिसेंगे नहीं तो बढ़ कर के कैसे स्प्रिंग के जैसे हो जाएंगे, जिससे इनके खाने में भी दिक्कत हो सकती है, इनकी मृत्यु हो सकती है। तो हमेशा ये कुतरते रहते हैं ताकि अपने दांत इनके क्या होते हैं? घिसते रहते हैं। नहीं घिसेंगे तो बड़े हो जाएंगे। चूहे के बारे में एक और बात बता दूं आप सभी को। तो चूहे की जैसे कि चूहे देखेंगे हमेशा कुतरते रहते हैं और साथ ही साथ में चूहे की नज़र बहुत कमज़ोर होती है। नज़र कमज़ोर कहने का मतलब कि ये बहुत कम दिखाई पड़ता है, नज़र बहुत कमज़ोर होती है। कभी आपने घर में भी देखा होगा कि एकदम इधर से एकदम स्पीड में आया, इधर टकराया, गेट से टकराया, दीवार से टकराया, तो टकराने का वजह क्या है? नज़र कमज़ोर होती, काफ़ी स्पीड में चलती है और टकराते रहती है। साथ ही साथ इनको सूंघने की शक्ति, जो सूंघने की क्षमता होती काफ़ी अधिक होती है। सूंघने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है और अधिक होती है जिससे काफ़ी अधिक सूंघ पाते हैं। तो सूंघने की शक्ति अधिक होती है, नज़र इनकी कमज़ोर होती है, दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये सभी चूहे के बारे में। करे कि बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने के काम आते हैं और काटने के भी काम आते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं जो कि मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए काम आते हैं। एक बात बता दूं कि जानवरों में बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनके क्या होते हैं कि दांत नहीं, आगे के जो दांत होते हैं जबड़े होते हैं,
हम लोग के भी दो जबड़े होते हैं, एक नीचे वाले जबड़े, एक ऊपर वाले जबड़े। तो गाय की या फिर अधिकांशतः जानवर हैं, नीचे के जबड़े में दांत पाए जाते हैं, ऊपर के जबड़े में नहीं पाए जाते हैं। ध्यान से देखेंगे। हाँ, कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके नीचे ऊपर दोनों पाए जाते हैं, जैसे बकरी हो गई, बकरी के दोनों तरफ दांते पाए जाते हैं। घोड़े हो गए, घोड़े के भी दोनों जबड़े में दांते पाए जाते हैं। गाय के भी पाए जाते हैं, बट आगे वाले भाग में नहीं, पीछे वाले भाग में सभी जानवरों को दोनों तरफ दांत पाए जाते हैं। तो आगे वाले जो गाय के दांत होते हैं वह पत्तों को काटने के लिए, और पीछे के दांत चपटे चौड़े होते हैं जो कि घास को चबाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सांप के बारे में बात करते हैं। हमारे भारत में सांप जो है 4 प्रकार के मुख्य जहरीले सांप पाए जाते हैं। केवल कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। दोस्तों, इसको ध्यान से आप देखेंगे और इस वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर करते रहेंगे, ताकि आपके साथ साथ में हमें भी कुछ, जब वीडियो बना रहे हैं तो कुछ फ़ायदे हो। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो यह सेशन को बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ी है, तो आप लोग अपने लाइक के अनुसार इसे शेयर करते रहें। देखेंगे सांप के बारे में। हमारे भारत में जो है 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, और साथ ही साथ क्या करता है कि सभी का सभी ऑप्शन में डाल दिए जाते हैं, एक एक करके हेर फेर इधर उधर रहता है। तो चारों को हम लोग क्रम से याद रख लेंगे। क्या क्या होते हैं? नाग होते हैं, करैत होते हैं, दुबैया और अफाई। नाग, करैत, दुबैया और अफाई, यह 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। याद हो गया? 4 प्रकार के जहरीले सांप कौन कौन होते हैं? नाग, करैत, दुबैया और अफाई। यह भारत में 4 प्रकार के मुख्य सांप पाए जाते हैं। कह रहा है कि जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। ऊपर में देखेंगे कि सांप के ऊपर में 2 दांत होते हैं, 2 बड़े बड़े दांत होते हैं। जब किसी मनुष्य को काटते हैं या किसी चीज़ को जिसके जानवर को काटने के बाद क्या होता है कि इन्हीं दांतों के रास्ते बीच में होल होते हैं, और जो जहर होते हैं उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। लोग क्या बोलते हैं, आपने गांव वगैरह में सुने होंगे कि सांप काट करके जब तक पलटता नहीं तब तक जहर नहीं जाता। ऐसा कुछ बात नहीं है। सांप काटने के पश्चात ही वह जो है से अपने जहर को आपके शरीर में एंटर कर देता है। कह रहा है कि जैसे कि सांप के जहर जो होते हैं उससे बचने के लिए व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप से बनाई जाती है। सांप की जो दवा बनती है, सांप जब काटने के बाद जो दवा बनती है वो भी दवा किससे बनाई जाती है? तो इसी के जहर से बनाई जाती है। सीरम नाम की दवा तैयार की जाती है। यह भी काफ़ी बार पूछ चुका है कि कौन सी दवा बनाई जाती है? सांप काटने पर सीरम नाम की दवाई बनाई जाती है, जो कि सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जिसे एंटीडोट बनाने के लिए क्या बोला जाता है? एंटीडोट बनाने के लिए उसी चीज़ से एंटीडोट बनाई जाती है। जो भी रोग होते हैं उसी से बनाया जाता है, ताकि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण हो। तो एंटीबॉडी का निर्माण कब हो सकता है? जब उसी चीज़ को हम इंटर कराएंगे आपके शरीर में। तो सांप के भी जहर को भी इंटर हम लोग कराते हैं, जिससे आपके शरीर बॉडी क्या बना देती है? एंटीबॉडी बना देती है, जिससे उससे लड़ने की क्षमता आ जाती है। कह रहा है कि सांप के नुकीले होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरे निगल जाता है। ये तो सभी लोग जानते होंगे कि सांप जैसे अपने भोजन को सीधा निगल जाता है, चिबाता नहीं है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जो भी कंपन होते जमीन पर, उन्हीं कंपन से वो सुन पाते हैं। तो सांप का एक और नाम होता है। सांप के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, तो हमें एक
एक या फिर दो, कम से कम एक पर्यायवाची कोई लिख करके हमें कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सांप को और क्या बोला जाता है। बात करते हैं सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। अब कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्रा होती है। देखिए कभी कभी कंफ्यूज बच्चे इस बात पर हो जाते हैं कि कालबेलिया एक कोई सांप नहीं है, यह सपेरों की प्रजाति है। सपेरा किसे बोलते हैं? जो सांप वगैरह पकड़ते हैं। तो सांप को पकड़ने वाले जो जाति होते हैं वो एक कालबेलिया होती है। और कालबेलिया क्या करती है कि सांप पकड़ने का काम करती है, यानी कि सपेरों की यह प्रजाति हुआ करती है। सपेरों कहने में तो सांप पकड़ने वाले की प्रजाति होती है, जो विशेष प्रकार के डांस का मुद्राएं करती हैं। जब से डांस जो भी करती हैं वो भी डांस का परफॉर्मेंस करते हैं। तो कालबेलिया वाले जाति क्या करते हैं कि सांप की जैसी मुद्रा बनाते हैं। जैसे आपने देखा कि अलग अलग डांसों में अलग अलग तरह की जो मुद्राएं बना जाती है, तो सांप वाले में सांप की तरह ऐसे आपको बनाई जाती हैं मुद्राएं। जैसे आप भरतनाट्यम के देखे होंगे, जो इस प्रकार से एक पैर यहाँ पर, एक पैर ऐसे मोड़ करके इस प्रकार से खड़ी हैं, हाथ इस प्रकार से, हाथ इस। तो अलग अलग प्रकार की मुद्राएं होती हैं जिससे अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। कुत्ते के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने बाघ के बारे में बात किया था, तो बाघ का गुराना कितने किलोमीटर तक? 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती है। बाघ हमसे कितना अधिक? 6 गुना अधिक देख पाती है। तो एक बात बता दूं कुत्ते के बारे में, कुत्तों का अपना इलाका, जैसे फिल्मों में डायलॉग आप लोग सुने होंगे, इलाका तो कुत्तों का होता है, सुने हैं ना? इलाका कुत्तों का होता है, सच बात है, इलाका कुत्तों का ही होता है। जैसे आप शहरों में देखोगे कि इस गली में जो कुत्ते हैं, इसी में जन्म लालन पालन होता है और इसी गली में वह मृत्यु हो जाती है। दूसरे गली में इंटर नहीं करते, यानी कि हर एक गली में इनका बांटा हुआ रहता है, इलाका बांटे हुए रहते हैं। और एक गली से कुत्ता दूसरे गली में अगर जाता है तो अपने जो मूत्र के गंध होते हैं उनसे वह पहचान कर लेता है कि हमारे इलाके में कहीं दूसरे इलाके का कुत्ता आया है। तो कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ता के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ये सारी बात हमने बता दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं केंचुए के बारे में। केंचुए दोस्तों बात बता दो, केंचुए देखे होंगे आप लोग, इस तरह से केंचुए होते हैं। केंचुए सांस किस तरह कैसे लेते हैं, आप लोग थोड़ा कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। पहली बात कि सांप के पर्यायवाची बताएंगे, और दूसरा केंचुए जो होते हैं ये सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे लेते हैं, आप लोग जरूर बताएंगे। कह रहा है कि केंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है। केंचुए क्या करते हैं कि मिट्टी को क्या कर देते हैं, छेद बना करके भुरभुरा बना देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भुरभुरा बना देते हैं। जिससे क्या हो जाती है, मिट्टी मुलायम हो जाती है। और कहीं ना कहीं हमारे पेड़ के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं, क्योंकि जब मिट्टी मुलायम हो जाती है, भुरभुरा बन जाते हैं, तो उनसे जल आसानी से ग्रहण कर लेती है। साथ ही साथ में वायु भी इंटर आसानी से कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पेड़ के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। इसलिए हम लोग केंचुओं को किसान का मित्र कहा गया है। किसान का मित्र कहने का मतलब यह है, किसान को कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा होती है। किसान के मिट्टी को क्या कर देती है, मुलायम बना देती है, भुरभुरा बनाती है, जिससे पेड़ पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। केंचुओं से कोई नुकसान नहीं है। साथ ही साथ केंचुए मृत पत्तियों पौधों को खाती हैं। यह जो सजीव पौधे होते हैं उनको नहीं खाती, बल्कि जो मृत पत्तियां होती है, मृत पत्तियों को खाने का काम करती है। जो भी पौधे आप रोपण किए हैं, वो जो पत्तियां जो है जब ज़मीन पर गिरते हैं तो उन्हें अपशिष्ट अपघटन करने का काम करती हैं, खाती हैं पत्तियों को। इनसे क्या होती है कि मिट्टी उपजाऊ होती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही किसान का मित्र किसे कहा गया है, केंचुओं को बोला गया है।
केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। देखिए यहाँ पर वर्ड भी यूज किया गया है कि केंचुओं को क्या बोला जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। चींटियों के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों हमें चींटियों की तरह मेहनती होनी चाहिए। चींटियाँ को देखे होंगे आप कितना अथक प्रयास करती है, बहुत ज़्यादा। चींटियाँ यानी कि एक साथ मिलजुल कर के रहती हैं। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देने का काम करती है। काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है CTET के पेपर में कि चींटियाँ क्या रहती हैं, मिलजुल कर रहती हैं, चींटियों का काम बटा रहता है। इसको ध्यान से समझेंगे। एक रानी चींटी होती है जो सिर्फ और सिर्फ क्या देती है, अंडे देने का काम करती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। देखेंगे इस प्रकार के जब आपको मिट्टी का जब ढेर मिलेंगे, इसमें बहुत सारे हॉल होते हैं, चींटियाँ रहती हैं। जो आसपास में चींटियाँ बिल के आसपास में रहते हैं वो सिपाही चींटी कहलाते हैं, जो कि बिल का देखरेख करते हैं, ध्यान देते हैं। और बहुत सारे ऐसे चींटी देखे होंगे जो भोजनों को ला करके बिल तक लाते हैं। भोजनों को ढो करके बिल तक लाते हैं, वो आपको काम करने वाली चींटियाँ कहलाती हैं। यानी कि भोजन को ढूंढ करके बिल तक लाना आपको चींटियों का मुख्य काम, किन चींटियों का, तो काम करने वाली चींटियों का मुख्य काम होता है। और रानी चींटी का सिर्फ अंडा देने का काम होता है। करें कि चींटियाँ चलते समय अपनी ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती है, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। चींटियाँ क्या करती हैं कि एक रास्ते से चलती हैं। देखेंगे इस प्रकार से ऐसे रास्ते से चल रहे हैं तो काफ़ी, यहाँ पर अगर चींटी है कि यहाँ पर चींटी है, ये पास कर गई तो यहाँ पर आप अगर गौर करते हैं तो ये भी पिछला जो चींटी आएगी इसी प्रकार से इसी रास्ते से होकर के गुजरती है। तो यह क्या करती है कि अपने जो पीछे वाले हिस्से उससे कुछ विशेष प्रकार के गंध छोड़ती हैं, जिससे पीछे आने वाली चींटियाँ उसे पहचान करके उसी रास्ते को फॉलो करते हैं। दीमक में भी यही हाल होता है। दीमक को भी देखे होंगे, सेम इसी प्रकार का हाल होता है। और ततैया का भी यही हाल होता है। दोस्तों ततैया क्या है, पक्षी है और उसमें भी सेम इसी प्रकार के कंडीशन बनते हैं। कुछ काम करने वाले होते हैं, कुछ सिपाही होते हैं। इस प्रकार से ततैया भी इसी ग्रुप के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। मच्छर के बारे में अगर बात करें, मच्छर क्या है, हमारे शरीर की गंध, खासकर पैर के तलवे, पैर के जो तलवे होते हैं और हमारे शरीर के गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। कभी कभी देखते हो कि अंधेरे में भी छुप कर क्या बैठे हैं, फिर भी आपको मच्छर ढूंढ लेते हैं। वजह क्या है, आपके शरीर की गर्माहट और आपके पैर के तलवे की जो गंध है खासकर, उनको यह विशेष प्रकार से सूंघती हैं और आपके बॉडी के पास आ जाते हैं। तो यह मच्छर की खासियत होती है। मच्छर कहाँ अंडे देते हैं, तो मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर कहाँ अंडे देते हैं, पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। ये काफ़ी बार पूछ चुका है। यस अगर हम बोले तो यह भी आई वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मच्छरों के काटने से कौन से 3 प्रकार की बीमारी फैलती है। यह हमेशा एकदम ऑप्शन में एकदम ये भाई साथ में दिखाई पड़ेंगे आपको। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये 3 प्रकार के जो बीमारी हैं वह मच्छरों के द्वारा फैलती है। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित करते हैं। इससे पानी के पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। क्या होता है कि पानियों में जब तेल डालते हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है।